आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स में विस्तृत बोली सूचना एवं प्रतिभूति राशि पर नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स के तहत विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना आता जो अपने साथियों मैंने 2 वीडियो बनाए हैं एनआईबी के। आज इसी एनआईबी के संदर्भ में और बोली प्रतिभूति राशि इट मीन्स बिड सिक्योरिटी राशि, इन 2 पे साथियों अपन चर्चा करेंगे। 2 प्रकार की एनआईबी है साथियों। एक तो होती है जिसे कहते हैं संक्षिप्त या स्मॉल कह सकते हो आप, छोटी बोली आमंत्रण सूचना, और एक है विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना। इनमें क्या अंतर है साथियों, ये आप एक देख रहे हैं साथियों। ये मैंने पहले भी बता दिया कि ये इस प्रकार से एक छोटी बोली अर्थात संक्षिप्त बोली आमंत्रण सूचना होती है। ये होता है साथियों आम जनता तक ये पहुंचाना कि खुली पद्धति इट मीन्स ओपन बिडिंग के माध्यम से टेंडर आयोजित किया गया है और सभी आमंत्रित हैं। ये आम जनता को ये सूचना दी जाती है और ये इसमें लिख दिया जाता है कि संपूर्ण जानकारी शर्तें आप संबंधित यहाँ पर देखें। तो इस प्रकार से ये एक तो सामान्य एक संक्षिप्त होती है सूचना जिसका न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। अब बात कर और इसमें साथियों इसके अंदर जो संक्षिप्त निविदा के संबंध में पार्ट 1, 2 में मैंने सब कुछ बता दिया है कि ये कहाँ से ये एनआईबी बनाई गई है, कहाँ कौन से नियम में ये चीज़ उल्लेख किया गया है। तो इस पर हम चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब अपन बात करेंगे विस्तृत एनआईबी। विस्तृत एनआईबी के लिए मैं पहले आपको बता देता हूँ साथियों, अपन जिस पर चर्चा कर रहे थे विस्तृत एनआईबी पे, तो इस प्रकार से साथियों ये आप देख रहे हैं ये डीटीए है। ये डीटीए ने एक टेंडर निकाला है, यहाँ बोली आमंत्रण सूचना लिखी हुई है। ये एक बिल्कुल ये जो दी गई है ये संक्षिप्त दिया गया है अर्थात शॉर्ट, जो कि न्यूज़पेपर में प्रकाशित होती है और ये बिड में तो शामिल होती है और न्यूज़पेपर में भी अलग से प्रकाशित होती है। अब बात कर रहे हैं अपने को जो टॉपिक था वो था विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है क्या क्या नहीं होती है, इसी पर चर्चा करेंगे। साथ में बोली प्रतिभूति राशि बिड सिक्योरिटी राशि पर अपन थोड़ा साथियों विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ देखो साथियों ये है विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, देख रहे हैं। तो इसमें साथियों क्या होता है कि उसमें विस्तृत उल्लेख होता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसका पूरा उल्लेख होता है। जैसे कि इनको किस चीज़ का तो टेंडर करना है, उसकी क्या एस्टिमेट कॉस्ट होगी, क्या क्या लिया जाएगा। जैसे यहाँ बोली प्रतिभूति राशि ली गई है, बोली प्रपत्र शुल्क भी लिया गया है। साथ में यहाँ ये बताया गया है कि बोली को प्रस्तुतिकरण के लिए अंतिम तिथि क्या होगी और तकनीकी वाणिज्य ठीक है टेक्निकल जो बिड होती है उसको खोलने की तिथि और समय ये क्या होगा ये आपको बताना होगा। और ये मेथड सबका अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग मेथड होता है, वो अपने हिसाब से करते हैं। साथ में ये भी होता है साथियों कि ये चेक और डीडी जो होते हैं वो कहाँ तो जमा होंगे, किसके नाम से लिए जाएंगे, ठीक है। और उसकी लास्ट डेट वगैरह जो भी होती है, क्या इसमें प्रीविड रखी गई है या नहीं रखी गई है, वो सब कुछ इसमें विवरण होता है। इसी प्रकार से साथियों एक एनआईबी और बता देता हूँ, ये है राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण है। इसकी भी खुली बोली आमंत्रण सूचना इन्होंने शॉर्ट संक्षिप्त में दे दिया। और ये है विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, देख रहे हैं आप यहाँ लिखा हुआ भी मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अंदर साथियों इन्होंने वही चीज़ दी है कि भाई किस चीज़ के लिए तो ये आमंत्रण किया जा रहा है, उसकी अनुमत लागत, बोली प्रति शुल्क, बोली प्रपत्र शुल्क, ठीक, लास्ट तारीख और खोलने की तारीख, ये सब कुछ ये इस प्रकार से होता है। तो ये हर डिपार्टमेंट चाहे तो एक से रखता है, वैसे तो सबका मेथड अलग अलग होता है, सब अलग अलग ही। अब साथियों अब जिस पे अपन चर्चा कर रहे हैं ये एक मैं एग्जाम्पल लिया है। तो इसमें साथियों जैसे कि आप जो विस्तृत आमंत्रण सूचना होती है, एक तो यहाँ पे ये लिखा हुआ होगा ये चीज़, ये जो बिड जो आयोजित करेंगे वो एकल लिफाफे करोगे या 2 लिफाफे में करोगे, तो एक तो इस चीज़ पर अपन चर्चा करेंगे। दूसरा किस काम के लिए होता है ये चीज़ भी इसमें उल्लेख होता है, उसका यहाँ पे भी उल्लेख कर सकते हैं और संबंधित जगह भी कर सकते हैं यहाँ पे। इस प्रकार साथियों अब इसमें क्या है, इसमें काफ़ी चीज़ें दी गई है। इसमें एक तो दी गई है एस्टिमेट कॉस्ट, ठीक, बिड सिक्योरिटी राशि दे दी गई है,
बिड फॉर्म फीस दे दी गई है, बिड प्रोसेसिंग फीस दे दी गई है। ये तीनों ही आपको पता होने चाहिए साथियों कि वर्तमान में कितनी है कितनी नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब बिड डॉक्यूमेंट आते हैं तो ये तीन चीज़ जो होती है ना, यही चेक करने की होती है कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है। ये सब किस पे है, इस पे है साथियों। जो एस्टीमेट कॉस्ट होता है उस पे सारी ये डिपेंड करती है, ठीक है। फिर जैसे डेट एंड टाइम, कब से स्टार्ट कर रहे हो आप, ठीक है। लास्ट डेट क्या रख रहे हो, ठीक है। लास्ट डेट जिसकी जो आप डीडी वगैरह जो रिसीव करोगे उसकी क्या रख रहे हो, ठीक है। उसकी ओपन की क्या रख रहे हो। साथ में इसमें कुछ चीज़ें भी होती है कि कितना डीडी चेक कहाँ लोगे, क्या लोगे, सब होता है। यहाँ जैसे प्री बिड मीटिंग वगैरह भी रख रहे हो तो कितनी बजे रख रहे हो, कहाँ रख रहे हो आप, तो ऐसे काफ़ी चीज़ें होती है। तो आज इसी पे साथियों अपन चर्चा करते हैं। और जो भी मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि मैंने ये आपको, सबसे पहले तो अपन इस पे चर्चा करेंगे, इस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों, ठीक है। तो साथियों ये इसको कहते हैं साथियों एकल भाग या द्विभाग बोलियां, सिंगल पार्ट एंड टू पार्ट्स बिड्स। ये साथियों धारा 13 नियम 37 आपको देखना होगा। धारा 13 नियम 37 में कहा गया है कि जब भी बिड जारी की जाती है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप एकल लिफाफा पद्धति का चयन किया गया है या दो लिफाफा पद्धति का चयन किया गया है। यदि एकल लिफाफा पद्धति का चयन किया गया है तो धारा 13 क्या कहती है, ठीक है। क्या धारा 13 के अंदर ये कहा गया है कि इसमें आप तकनीकी और वित्त, इट मीन्स टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड दोनों एक साथ ले रहे हो, ठीक है। यदि आपने क्या लिख दिया, सिंगल लिफाफा ले रहे हो तो आपको क्या लिखना, वहाँ पे दोनों चीज़ आप एक साथ ले रहे हो बिडर से। दूसरी चीज़, यदि आपने दो लिफाफा पद्धति की है तो धारा 13 कहती है जो तकनीकी में सफल हो गया हो उनकी वित्तीय बोली खोली जाएगी। कहने का मतलब इसमें भी टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड ली जाएगी, परंतु टेक्निकल बिड का इवोल्यूशन होगा, उस इवोल्यूशन के अंदर जो सक्सेस होगा उसकी फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। अर्थात यदि यहाँ 5 बिडर दिए गए हैं और टेक्निकल में 2 ही पास होते हैं तो यहाँ फाइनेंशियल बिड केवल इन 2 की खोली जाएगी, बाकी 3 की नहीं खोली जाएगी। उनको नॉन रेस्पॉन्सिव करते हुए उनकी बिड नहीं खोली जाएगी, ठीक है साथियों। ये था कि ये अब अपना जो मेन पॉइंट ये था कि ये बोली प्रतिभूति राशि है, इस पे साथियों अपन चर्चा करेंगे। 2 राशि होती है, एक तो अब यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं बोली प्रतिभूति राशि अपन कर रहे हैं, तो बोली प्रतिभूति राशि को भी साथियों अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो बोली प्रतिभूति, एक कार्य संपादन प्रतिभूति। तो प्रतिभूति जो राशि होती है उसको अपन ने 2 भागों में बांट दिया गया है साथियों, एक तो बोली प्रतिभूति, एक कार्य संपादन प्रतिभूति। बोली प्रतिभूति साथियों क्या होती है, जब बिड आपने लगाई हो उस वक्त लेते हैं, ठीक। जब बिड लगाई जाती है उसकी लास्ट डेट होती है, उससे पहले जो ली जाती है वो होती है बोली प्रतिभूति राशि। ये कार्य संपादन प्रतिभूति, इट मीन्स कार्य करने के लिए, अर्थात जब वर्क ऑर्डर जब अपन देते हैं, क्या देते हैं साथियों, वर्क ऑर्डर, तब आप क्या लोगे, ये कार्य संपादन प्रतिभूति लोगे। अब दोनों के नियम अलग हैं। जब अपन बात करते हैं साथियों बोली प्रतिभूति की, ठीक है, तो ये नियम 42 में होगा, और कार्य संपादन प्रतिभूति इट मीन्स वर्क परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि नियम 75 में दी गई है। तो ये हो गई। अब नियम 42 क्या कहता है, इस पर चर्चा करेंगे साथियों। नियम 42 में कहा गया है बोली प्रतिभूति इट मीन्स बिड सिक्योरिटी राशि अपन सामान्य मामले में लेंगे 2%, लघु उद्योग के मामले में लेंगे 0.5%, और लघु उद्योग से भिन्न रुग्ण उद्योग होते हैं वहाँ लेते हैं 1%। ये साथियों ये चेंज होती रहती है, कई बार क्या होता है परिस्थिति चेंज होती है। जब कोरोना वगैरह ये था तो उस वक्त अलग अलग नियम लागू थे और ये समय समय पर सरकार द्वारा चेंज किया जाता है। अब इसी प्रकार से साथियों कार्य संपादन प्रतिभूति, मैं इसका हल्का सा बता देता हूँ क्योंकि अपने को आज नियम 42 में चर्चा करेंगे, इसका अपन अलग से मैं वीडियो बना करके इसको भी विस्तार से बता दूंगा आपको। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब इसके ऊपर अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करें। कार्य संपादन प्रतिभूति में आप कह सकते हो कि साथियों नियम 75 है, माल व सेवा या संक्रम 2 भागों में बांटा गया है, तो इसको अपन बाद में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले
ये जो वर्ड था लघु उद्योग और लघु उद्योग से भिन्न रुग्ण उद्योग, इसमें अंतर क्या होता है साथियों? पहले अपन अंतर देख लेते हैं जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अंतर लघु उद्योग की बात करते हैं तो साथियों जिनका वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक निर्माण क्षेत्र में और 20 करोड़ रुपए तक सेवा क्षेत्र में हो, वो कौन से उद्योग कहलाएंगे? लघु उद्योग कहलाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं रुग्ण उद्योग, जो अर्थात रुग्ण अर्थात आप ये अनुमान लगा सकते हो जो मरे हुए उद्योग होते हैं जिनमें जान नहीं रहती है, अर्थात बहुत कम या नकारात्मक टर्नओवर और घाटे में चलने के कारण जो शून्य हो जाते हैं, ऐसे क्या कहलाते हैं? रुग्ण उद्योग कहलाते हैं। इसकी परिभाषा अपन ये कह सकते हैं कि छोटे स्तर पर चलने वाले उद्योग जो लाभ के लिए होते हैं। यहाँ लघु उद्योग किस काम के लिए आता है साथियों? एक तो ये छोटे स्तर के होते हैं और लाभ कमाने के लिए होते हैं। दूसरा, अब रुग्ण उद्योग क्या होता है साथियों? वे उद्योग जो लगातार ही नुकसान में चल रहे हो, ठीक है, वो अपने को चोट पहुंचाता ही जा रहा है, अर्थात वो नुकसान में घाटे में ही जा रहा है, वो होता है रुग्ण उद्योग। तीसरा, जब वित्तीय स्थिति की बात करें साथियों, इसकी आर्थिक रूप से स्तर और लाभदायक होता है, ये आर्थिक रूप से संकट में होते हैं। अब ऋण की स्थिति में बात करते हैं तो ये ऋण को समय पर चुका पाते हैं लघु उद्योग, और ये रुग्ण उद्योग ऋण को चुकाने में ही असमर्थ होते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता क्या होती है साथियों? लघु उद्योग की पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं, ये क्षमता से कम उत्पादन करते हैं, ये जितना बताते हैं उससे भी कम इनके सेल वगैरह होती है। बाजार प्रतिस्पर्धा की बात करें तो साथियों इसमें प्रतिस्पर्धा में बने रहते हैं, ये प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाते। सरकार से सहायता, नई योजना, अनुदान का लाभ इनको मिलता रहता है। ये पुनर्वास योजना के तहत सहायता दी जाती है, इनको भी सहायता दी जाएगी लेकिन पुनर्वास योजना के तहत दी जाती है। इस प्रकार साथियों ये लघु उद्योग और रुग्ण उद्योग में अंतर था। अब अपन चर्चा करेंगे नियम 42 में कुछ संशोधन हुआ। दिनांक 20 दिसंबर 2022 को नियम 42 के 3.5 में यह कहा गया है कि बोली प्रतिभूति के स्थान पर बोली प्रतिभूति घोषणा ली जाएगी। तो ये किस डिपार्टमेंट से ली जाएगी? गोपालन विभाग से। गोपालन विभाग में कौन सी योजना के तहत? नंदीशाला योजना। ये एमसीक्यू के हिसाब से भी आ सकता है कि नंदीशाला जो योजना है उसके लिए बोली प्रतिभूति राशि कितनी निर्धारित की गई है, तो आप कहोगे बोली प्रतिभूति राशि नहीं मांगी गई है बल्कि उसकी क्या मांगा गया? घोषणा मांगा गया है। और ये नंदीशाला योजना कहाँ लागू है? गोपालन विभाग में। अब इसी प्रकार से नियम 75, जब नियम 42 में संशोधन होगा तो नियम 75 में भी संशोधन अधिकांश साथ साथ ही होते हैं। 20 दिसंबर 2022 को भी नियम 75 1 के 5 में ये जोड़ा गया कि कार्य संबंध में प्रतिभूति नहीं ली जाएगी गोपालन विभाग से नंदीशाला योजना के तहत। अब नियम 42 पे अपन बात करते हैं। बोली प्रतिभूति इट मीन्स बिड सिक्योरिटी राशि पे अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है साथियों कि बोली प्रतिभूति जो होती है उसकी अवधि कितनी होगी। बोली प्रतिभूति की जो अवधि होती है साथियों, नियम 42(6) ये कहता है कि 30 दिन अधिक होनी चाहिए। कौन सी बोली? या तो जो मूल बोली या बढ़ाई गई बोली से 30 दिन अधिक होनी चाहिए। अर्थात जब आप बिड की कालावधि इट मीन्स बिड की जो अवधि रखते हैं, अधिकांश साथियों बिड की अवधि 90 दिवस होती है या 120 दिवस। ठीक, तो जो भी ये बिड की जो अवधि होती है बड़े टेंडर में, तो उसमें साथियों ये कहा गया है कि बोली प्रतिभूति कितनी, जो बिड सिक्योरिटी राशि होती है उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, इनकी जो लास्ट डेट जो भी है उससे 30 दिन अधिक होनी चाहिए। कितने दिन? 30 दिन होनी चाहिए। ये कौन से नियम में दिया गया? नियम 42(6) में दिया गया है। अब बात करते हैं समायोजित करना। अब समायोजित का मतलब क्या होता है साथियों? जब आपको बिड सिक्योरिटी राशि आपके पास है, बिड सिक्योरिटी राशि क्या आपके पास है, तब क्या उसको अन्य चीज़ में समायोजित किया जा सकता है। इस बात पे साथियों इसमें कहा गया है कि सबसे पहले अन्य बोली में प्राप्त नियम 42(5) ये कहता नहीं होगी। कहने का मतलब आपके पास 2 टेंडर है, मान लो एक कंप्यूटर का एक फर्नीचर का। कंप्यूटर में जिस फर्म ने लगाया था वही फर्म ने फर्नीचर वाले में लगा दिया, तो कंप्यूटर वाले के अंदर जो बिड सिक्योरिटी राशि प्राप्त हुई थी वो फर्नीचर वाले में शामिल नहीं की जाएगी। इसका भावार्थ ये है। पहली चीज़ तो यदि अन्य बोली से लिया गया है तो वो आप इसको शामिल नहीं करोगे, पहली चीज़। दूसरा, यदि जो बिड मान लो आपने फर्नीचर के लिए आयोजित की थी किसी कारण कैंसिल हो गई है और वापस पुनः आयोजित कर रहे हैं,
तो उस जो पहले वाले के अंदर बिड सिक्योरिटी राशि प्राप्त की गई थी उसको ले या नहीं ले, तो उसमें केवल ये कहा गया है कि इस पर विचार किया जा सकता है कि आप ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते, इस पर विचार कर सकते हैं। और विचार कौन कर सकता है साथियों? उपापन संस्था ही कोई राइट दिया गया, वो जो विचार कर सकती है कि मैं उसको लूँ या नहीं लूँ, या उस बिडर को वापस दे दूँ, जो भी करना है। अब बात करते हैं सफल बोली दाता, अर्थात जो ऐसा बोली दाता है जिसको फाइनल से बिड अपन ने फाइनल कर दी गई है और जिसको अपने को वर्क ऑर्डर जारी करना है, वो सफल हो गया है, तो उसको नियम 42(12) इम्पोर्टेंट है साथियों। 42(12) क्या है? ये सफल और असफल दोनों ध्यान रखना। अब बात कर रहे हैं सफल बोली दाते की। ये कहता है कि इनको ऐसे बिडर को या तो अपन क्या लौटा सकते हैं या नहीं लौटा सकते, दोनों चीज़ें, या तो उसको लौटा सकते हैं, नहीं लौटा सकते हैं। यहाँ ये चाहे तो बिडर यदि एप्लीकेशन दे देता है, क्या बिडर यदि एप्लीकेशन दे देता है कि मेरी बिड सिक्योरिटी राशि को वर्क परफॉर्मेंस के अंदर समायोजित कर ले, तो समायोजित की जा सकती है या उसको लौटाई जा सकती है, अथवा उपापन संस्था जैसा निर्णय लेना चाहे वैसा काम कर सकती है। तो ये था नियम 42(12). अब बात करेंगे अपन लौटाने की अर्थात बिड सिक्योरिटी राशि जो अपन ने ले लिया उसको कब लौटाएंगे साथियों? जब सफल हो जाता है और एक असफल हो जाता है। जब सफल हो जाता है तो मैंने 42(12) आपको बता दिया है, ये बिडर के ऊपर है कि वो लेना चाहता है या समायोजित करना चाहता है। अब बात करते हैं कि ऐसे बिडर, भाई जैसे 5 बिड थे, 5 बिडर में से क्या हुआ, एक ही सफल हुआ, 4 असफल हो गए। अतः अब ये 4 असफल वाले नियम 42(10) के तहत क्या करेंगे, एक आवेदन करेंगे और आवेदन करके अपने जो अपने किया है वो ले सकते हैं। लेकिन इसमें ये कहा गया कि आप देंगे कब, ठीक है? जो भी टेंडर का काम कर रहा है ये उपापन संस्था कब दे सकती है? ये तभी देगी जब अंतिम बोली क्या हो गई हो, स्वीकृत हो गई हो और करार का हस्ताक्षर किया जा चुका हो और कार्य संपादन प्रतिभूति उससे ले ली गई हो। कहने का मतलब है कि जब फर्स्ट वाले बिड से पूरा प्रोसेस पूरा हो गया हो उसके बाद में ही इनको देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। नियम 42(10) यही कहता है, ठीक है? अगली चीज़ होती है साथियों पुष्टिकरण करना। यहाँ पुष्टिकरण का मतलब होता है वेरीफाई, अर्थात जितने भी बिडर होते हैं उन्होंने वो क्या करते हैं, आपको क्या देते हैं, बिड सिक्योरिटी राशि देते हैं। बिड सिक्योरिटी राशि एक बीजी के रूप में भी दे देते हैं। वो तो उसका क्या होता है साथियों, उसका संबंधित बैंक से पुष्टिकरण, इट मीन्स वेरिफिकेशन कराना होता है कि वो फर्जी तो नहीं है। तो ये नियम 42(9) के तहत अपन क्या करते हैं, संबंधित बैंक को एक चिट्ठी लिखते हैं और उसकी पुष्टिकरण कराते हैं कि ये आपने जारी की है या नहीं की गई है। तो बैंक क्या करता है, उसका का वेरीफाई करता है और अपने को यस या नो का जवाब देता है। तीसरी चीज़ है नियम 42(13) भी है साथियों। नियम 42(13) में ये कहा गया है, नियम 42(13) में भी ये कहा गया लौटाना। कौन? उपापन संस्था जो होती है बहुत तत्परता से, अर्थात यह समझ लो कि तत्काल या तत्परता से लौटा देगी बिड सिक्योरिटी राशि। लेकिन वो कुछ परिस्थितियां दी गई है 42(13) के अंदर। उसमें कहा गया है जब विधि मान्यता अवसान हो गया हो। 42(13) का कै का मतलब ये होगा जो बिड सिक्योरिटी राशि आपने रखी थी, जो जितनी रखी थी वो अवधि खत्म हो गई हो तो आप लौटा सकते हैं। दूसरा इसमें ख में ये कहा गया है जब सफल बोलीदाता से करार का निष्पादन हो गया हो, अर्थात एग्रीमेंट हो गया हो, तो भी आप दे सकते हैं। और 42(13) का ग ये कहता है जब उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण हो गया हो, अर्थात टेंडर कैंसिल हो गया तो भी आप दे सकते हैं। चौथा है साथियों अंतिम समय पूर्व प्रत्याहरण करना। जब क्या हुआ, जब बिड की जो लास्ट डेट थी उससे पहले उसने विड्रॉल कर लिया, उसने किसी बोलीदाता ने तो उस समय भी ऐसी, या उपापन संस्था ने विड्रॉल कर लिया हो, जो भी है, उस परिस्थिति में भी नियम 42(13) घ के अनुसार अपन क्या कर सकते हैं साथियों, बिड सिक्योरिटी राशि अपने को तुरंत तत्परता से लौटानी होगी। अगला है साथियों संप्रण करना, अर्थात फॉरफिट करना। नियम 42(11) के तहत ऐसे भी बोलीदाता होते हैं जिन्होंने बिड सिक्योरिटी राशि जमा कर दी, अब उनकी फॉरफिट करने का भी प्रावधान है। वो फॉरफिट अपन किस परिस्थिति में कर सकते हैं? सबसे पहला तो है कै में है
जब बिड खुल गई हो उसके बाद वो क्या है, विड्रॉल कर लेता है, प्रत्याहृत कर लेता है या उपांतरित कर लेता है, तो उस परिस्थिति में क्या कर लेंगे, अपन उसकी बिड सिक्योरिटी राशि जब्त कर लेंगे। दूसरा होता है ख। इस ख में ये कहा जब करार हो गया और करार का निष्पादन वो नहीं करे, जिस बिडर को अपन ने सफल घोषित कर दिया और करार के लिए लेटर लिख दिया और लेकिन वो उसका निष्पादन नहीं कर रहा है, जो मांगा है जैसे 500 रुपये के स्टाम्प के लिए कहा और कुछ फीस लाने के लिए कहा, वो चीज़ नहीं कर रहा है, जैसे कार्य संपादन प्रतिभूति और एग्रीमेंट के लिए कहा जाता है। अगर यदि वो नहीं कर रहा है तो भी उसकी बिड सिक्योरिटी राशि क्या होगी, फॉरफिट कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। अगला ग कहता है साथियों, निर्धारित समय अर्थात निर्धारित समय में वो उपलब्ध नहीं करवाता है, जो उसको जो निर्धारित समय दिया गया था कोई भी माल या पहुंचाने के लिए वो नहीं पहुंचाता है तो भी इसकी फॉरफिट की जा सकती है। अगला है घ कहता है जमा नहीं कराए, क्या, जब वो कार्य संपादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है तो भी फॉरफिट की जा सकती है। अगला है जब वो भंग करता है, ड, भंग क्या करेगा, सत्यनिष्ठ संहिता को वो भंग करेगा, उसकी पालना नहीं करेगा, तो भी ऐसी परिस्थितियों में उसकी बिड सिक्योरिटी राशि फॉरफिट कर ली जाएगी साथियों। तो इस प्रकार से साथियों ये बोली प्रतिभूति राशि के संबंध में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।